हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो देखिए, आप ऑलरेडी न्यूज में पढ़ लिए होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन इस समय इंडिया में बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, जिसको हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी कहते हैं। और इसके ऊपर अगर मैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करूं तो इस समय सेंटर ने एक हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की है। 8 मेंबर की कमिटी है जिसको हेड कर रहे हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन बैठाने की भी बात कर दी है, जिसका एजेंडा अभी उसने सेट नहीं किया है, लेकिन काफी सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि इस सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम लिया जा सकता है, क्योंकि जो जनरल इलेक्शन है वो अभी ज्यादा दूर नहीं है, अगले साल मई जून में ही होने वाले हैं। और इसके अलावा इस चीज के ऊपर काफी सारी पॉलिटिकल डिबेट्स भी चल रही हैं, हालांकि उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जरूर जानेंगे इस वीडियो से कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और इसके अलावा इसके बारे में और भी काफी सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरी देखिएगा। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हो कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप देखोगे समय समय पे जितने भी स्टेट असेंबलीज है वहाँ पे अलग अलग टाइम पे इलेक्शंस होते रहते हैं। उसके बाद जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस है वो भी अलग अलग टाइम पे होते हैं। हमारे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, पंचायत हो गए, वो भी अलग अलग डिफरेंट टाइम पे उनके इलेक्शंस होते हैं। और ये जो अभी डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टाइम पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे काफी सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे इलेक्शन करवाने में जो पैसे खर्च होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शंस भी होने लगते हैं, और इसके अलावा गवर्नेंस और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी डिस्ट्रप्शंस आने लगते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर किसी स्टेट में अगर इलेक्शन आ रहा होता है तो वहां की सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे वो वोटर्स को प्लीज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, इलेक्शन में वो उन्हीं की पार्टी को वोट डालें। जैसे आप फ्रीबीज का एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे सरकार चीजें फ्री में बांटने लगती है पब्लिक को, या एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ते कर दिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती कर दी। तो ये सारी कुछ टैक्टिक्स होती हैं जो सरकार यूज करती है वोटर्स को प्लीज करने के लिए। और इन्हीं सारी चीजों को टैकल करने के लिए यही वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारे डिफरेंट लेवल से, जैसे सेंट्रल लेवल पे जो अलग इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेवल पे अलग इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत, इन सब के इलेक्शन एक साथ करवाने चाहिए। और ये डेफिनेट इंटरवल्स पे होगा और सिंक्रोनाइज्ड वे में होगा। मतलब एक तरह से एक यूनिफॉर्म इलेक्टोरल कैलेंडर बनाने की बात की जा रही है, जहां पे पूरे देश में हर लेवल पे एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे। और अभी रिसेंटली सरकार ने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाने की बात की है। और इसी के अगले दिन सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए। इसलिए काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि हाँ, इस स्पेशल सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए काफी बड़े कदम लिए जा सकते हैं। और पिछले कुछ सालों से हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी इस इशू के ऊपर काफी बार अपना सपोर्ट जताया है। और जब ये 2019 में री इलेक्ट हुए थे एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब भी उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी टू एग्जामिन दिस इशू, और बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी बात की जाएगी। हालांकि ज्यादातर अपोजिशन लीडर इस आइडिया को अपोज करते हैं, और क्यों अपोज करते हैं इसके ऊपर भी आगे वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं इलेक्शन कमीशन के स्टैंड के बारे में बात करूं कि इलेक्शन कमीशन का साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर क्या कहना है, तो जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा जी, उनका कहना था कि ये जो आइडिया है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये प्रीफरेबल तो है, लेकिन अभी आने वाले समय में ऐसा लगता नहीं कि ये हो पाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में साथ में बैठे और एक कंसेंसस बनाए, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो वेरियस लॉज है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो गया, उसमें भी काफी सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बिना कंसेंसस के ये चीज नहीं हो पाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी से 2-3 महीने बाद नवंबर से दिसंबर के बीच में अराउंड 5 स्टेट्स में फिर से इलेक्शंस होने वाले हैं। और अगर ये जो स्पेशल सेशन होने वाला पार्लियामेंट का, उसमें अगर इस इशू के ऊपर कोई बड़ा कदम लिया गया, इंप्लीमेंट किया गया, तो इन सारे स्टेट्स के इलेक्शन डेफिनेटली इफेक्ट होंगे। और आपको इस साल या अगले साल इन स्टेट के इलेक्शन प्लस लोकसभा इलेक्शंस एक साथ देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट वन नेशन वन इलेक्शन का। अब चलिए बात कर लेते हैं मेरिट्स के बारे में कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन का कॉन्सेप्ट अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है इंडिया में, तो इसके क्या क्या फायदे होंगे। तो देखिए, जो सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है वो मिलने वाला है रिगार्डिंग कॉस्ट सेविंग। अब देखिए, अभी क्या होता है कि अभी लोकसभा इलेक्शंस अलग टाइम पे होता है, स्टेट इलेक्शंस अलग टाइम पे होता है, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वो अलग टाइम पे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बार बार इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। अब बार बार इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं तो ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और वही अगर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो सारे इलेक्शन जब एक साथ में होंगे तब
खर्चे कम हो जाएंगे। अब अलग अलग इलेक्शन करवाने में कितना खर्चा होता है इसका अंदाजा मैं आपको एक डिस्कशन पेपर से दे सकता हूं, जो कि नीति आयोग ने 2017 में पब्लिश किया था। और इस पेपर का कहना है कि 2009 में सरकार को अराउंड 1115 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे इलेक्शंस में। और इसके बाद जब 2014 में फिर से इलेक्शंस हुए थे तब सरकार को 3870 करोड़ रुपीस खर्च करने पड़े थे, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। और इसके अलावा इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रही होती हैं, जो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे होते हैं, वो भी काफी ज्यादा खर्चा करते हैं। तो इस फिगर में आप उनका खर्चा भी अगर ऐड कर दो तो ये फिगर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो यही खर्चा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। और इसके बाद इस कॉन्सेप्ट के इंप्लीमेंट होने के बाद जो सबसे बड़ा दूसरा फायदा है वो है कि गवर्नेंस काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। और इसके अलावा जो पॉलिसी के ऊपर जो फोकस होता है वो भी काफी ज्यादा एनहांस हो जाएगा, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्शंस कम हो जाएगी। तो इससे सरकार जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकती है। और इसके अलावा सरकार का फोकस डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा रहेगा और इलेक्शंस के ऊपर कम रहेगा। और इसके अलावा जो हमारे वोटर्स हैं उनको भी काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलेक्शंस होते हैं तो बार बार जाके वोटर्स को वोट डालना पड़ता है। जब सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं तब जाके वोट डालना पड़ता है, स्टेट जब इलेक्शंस होते हैं तब जाके वोट देना पड़ता है। और इसके अलावा जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के, तब जाके उनको वोट देना पड़ता है। तो काफी ज्यादा फैटिग करने वाला ये प्रोसेस है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तब सारे इलेक्शंस एक साथ करवाए जाएंगे तो वोटर को जाके सिर्फ एक बार वोट डालना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो हमने फायदों के बारे में बात कर लिया। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट के डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। तो देखिए, इसके नुकसान भी काफी सारे हैं और काफी सिग्निफिकेंट हैं। जैसे कि अगर ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया तो इस कॉन्सेप्ट से नेशनल पार्टीज को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और जो रीजनल पार्टीज है वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज पे आ जाएंगी, क्योंकि ये जो हमारी नेशनल पार्टीज होती हैं काफी बड़ी पार्टीज होती हैं, उनके पास काफी सारा पैसा होता है इलेक्शंस के ऊपर खर्च करने के लिए। और रीजनल पार्टीज जो होती हैं उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं। तो वही अगर ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर दिया गया और सारे इलेक्शंस को एक साथ करवाया गया तो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टीज के पास क्योंकि पैसा ज्यादा है तो उनकी कैंपेनिंग ज्यादा अच्छी होगी और इससे नेशनल पार्टीज को जीतने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है और रीजनल पार्टीज को कहीं ना कहीं इसका घाटा सहना पड़ेगा। और इसके बाद जो दूसरा डीमेरिट है वो ये है कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करते हैं कि सारे लेवल के इलेक्शंस एक साथ करवाएंगे, लेकिन क्या हो उस कंडीशन में कि अभी तो हम लोग इलेक्शन सिंक्रोनाइज वे में एक साथ करवा ले रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा कि मान लीजिए कोई सरकार है वो अपना टर्म कंप्लीट करने से पहले ही वो डिसॉल्व हो जाती है। और सरकार गिरने की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को तो छोड़ दो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी गिर सकती है। तो उस केस में क्या होगा? और हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी काफी बार डिसॉल्व हो चुकी है, जैसे कि 1971 में हुआ था, फिर 1980, 1984, 1991, फिर 1998, 1999 और इसके बाद 2004 में इतनी बार सेंट्रल गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है। और इसके बाद जो तीसरा डीमेरिट है वो भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और वो ये है कि सारे इलेक्शंस को एक साथ करवाने के लिए काफी सारी मैन पावर लगेगी और इसके अलावा काफी सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को भी प्रोक्योर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि भले ही पैसे कम लगे लेकिन इसमें सरदर्दी काफी ज्यादा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट डीमेरिट है वो ये है कि हमारे काफी सारे लॉज में चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि अगेन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट डीमेरिट है वो हमारे वोटर्स के लिए है, क्योंकि आप एक बार इमेजिन करके देखो कि सारे इलेक्शंस एक साथ करवाए जा रहे हैं तो इतने सारे कैंपेन्स होंगे, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व रहेंगी, तो आप मतलब सोच के देखिए मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, एक तरह से कहूँ तो हौच-पौच ज्यादा हो जाएगा। तो ये वोटर्स के लिए थोड़ा मतलब डिमेरिट्स होने वाला है। और इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट डिमेरिट है और वो ये है कि आपको मतलब गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। आप इसको इस एग्जाम्पल समझ सकते हो कि मान लीजिए कहीं पे इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है उस इलेक्शन को और वो काम सही से नहीं करती है, तो अभी के सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए अगले ही साल कहीं किसी और स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, वही पॉलिटिकल पार्टी जाके फिर से आपसे मतलब वहां पे वोट मांग रही है, तो वोटर्स कह सकते हैं कि आप सही से काम नहीं करते हो तो आपको वोट नहीं देंगे, तो ये एक ऑप्शन होता है। तो इस सिस्टम में लोगों को इतने मौके नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। तो ये थे सारे इस कॉन्सेप्ट के प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब चलिए ये जानते हैं कि क्या ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये नया कॉन्सेप्ट है, क्या ये इंडिया में आज से पहले कभी इंप्लीमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ है, और क्या जब हमको आज़ादी मिली थी, जब उसके बाद हमारे जो पहले इलेक्शंस हुए थे, क्या वो साथ में कराए गए थे या अलग अलग करवाए गए थे? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो देखिए, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब हमको आज़ादी मिली थी, जब हमारा पहली बार इलेक्शंस हुआ था 1952 में, तब जितने भी इलेक्शंस हुए थे, जितने लेवल्स पे हुए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का आप देख लो, स्टेट गवर्नमेंट का, और जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं वो सब एक साथ करवाए गए थे, सिंक्रोनाइज्ड वे में करवाए गए थे। और ऐसा सिर्फ 1952 में नहीं हुआ था, 1957 में भी
जो इलेक्शंस हुए थे सारे के सारे एक साथ करवाए गए थे। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि डर्टी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, क्योंकि उस समय मतलब इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं थे हमारे पास। तब हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं था, वो तो 1985 में आया था। तो इससे क्या होता था कि डिफेक्शंस बहुत करते थे जितने भी हमारे एमपीज थे, एमएलएज थे, तो इससे हमारी सरकारें गिर जाती थी, अपना टेन्योर नहीं पूरा कर पाती थी। और इसी के चलते जो इलेक्शन साइकिल्स थी एक दूसरे से डिफरेंट हो गई। ऐसा पहली बार हुआ था केरला में 1959 में, जब सरकार अपना मतलब टेन्योर पूरा नहीं कर पाई थी, सरकार गिर गई थी, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था आर्टिकल 356 के चलते। तब जाके ये जो सिंक्रोनाइजेशन था कि सारे इलेक्शंस एक साथ होते हैं, वहां पे जाके टूट गया था। और ये जो मैंने आपको 1952 और 1957 के इलेक्शंस के बारे में बताया, तब कांग्रेस का होल्ड इंडिया में उस इलेक्शन में काफी ज्यादा था। लेकिन समय के चलते कांग्रेस का होल्ड कहीं ना कहीं कम हुआ, जो बाकी अपोजिशन पार्टीज थी वो भी पावर में आई और काफी सारे डिफेक्शंस होने लगे, जिसकी वजह से सरकारें गिरती गई और ये जो इलेक्शन की जो साइकिल्स थी एक दूसरे से डिफर हो गई। और अगर मैं अभी प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करूं तो सिर्फ ऐसे 4 ही स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस के साथ करवाए जाते हैं, और वो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। और ये जो डिफेक्शंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इनको रोकने के लिए भी हमारी सरकार ने और जो जुडिशरी है हमारी, उसने भी काफी बड़े बड़े कदम लिए हैं। जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ सरकार लेके आई थी 1985 में, जिससे डिफेक्शंस काफी ज्यादा कम हुए हैं। और इसके अलावा जो आर्टिकल 356 है, जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है, स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है, तो उसके मिसयूज को भी कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सारे जजमेंट्स दिए हैं। अभी प्रेसिडेंट रूल के अंडर प्रेसिडेंट सरकार को मतलब सस्पेंड कर सकते हैं, स्टेट असेंबली को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक ऐसा पार्लियामेंट नहीं कह देती। तो ये सब सारी चीजें थी वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये फिर से इंडिया में इंप्लीमेंट हो पाएगा या नहीं। तो देखिए, इसका सीधा जवाब है दैट इट वोंट बी दैट इजी, क्योंकि इसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में डिस्कस करके बताया ही है। हालांकि इन कॉम्प्लेक्सिटीज को एडजस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, 8 मेंबर कमेटी, जो कि अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिसको हेड कर रहे हैं हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। और इनके अलावा इस कमेटी में और भी इंपॉर्टेंट मेंबर्स इंक्लूडेड है, जैसे कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जी, इसके अलावा फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ राज्यसभा गुलाम नबी आजाद, और इसके अलावा सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा डॉक्टर सुभाष कश्यप, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी जी भी इसके मेंबर हैं। और ये जो कमेटी है, ये काफी सारे क्रूशियल चीजों को एनालाइज करेगी, जैसे कि अगर इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है तो कौन से वो नेसेसरी अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे हमारे लॉ में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951। और इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स के रैटिफिकेशन की जरूरत है या नहीं। और सारे इलेक्शंस एक साथ करवाने के बाद अगर कोई कंडीशन ऐसी फंस जाती है जैसे हंग हाउस, नो कॉन्फिडेंस मोशन या डिफेक्शन हो जाता है, तो उस केस में क्या सोल्यूशन होना चाहिए। और सारे इलेक्शंस को एक साथ करवाने के लिए कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड रहेगी और लॉजिस्टिक्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सब कुछ क्रूशियल चीजों को एनालाइज करने वाली है कमेटी। और इसके अलावा काफी सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा अपोज करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, साइमल्टेनियस इलेक्शन का, ये इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं होने वाला है। बट स्टिल देखते हैं क्या होता है। बाकी इस वीडियो में यही सब था। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू LLB वाला। थैंक यू।